हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वन विद कोमल। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर में देखा था कि किन कंडीशंस में जो दो लाइंस हैं जो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं उनके किन कंडीशन में कौन से सॉल्यूशन होते हैं। तो हमने देखा था कि जब दो लाइन आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जब ये दो लाइंस आपस में पैरेलल लाइंस होती हैं तो इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। और यही जब दो लाइंस आपस में कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो चलिए अपने आज के वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके उनके सॉल्यूशन को निकालते हैं। हमारे पास एक ये एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, हमसे एक कहा जा रहा है कि क्लास 10th में 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर दैन द नंबर ऑफ़ बॉयज़, यानी कि जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं उनसे 4 ज़्यादा नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं। तो चलिए कैसे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे हम लोग देखते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो x हैं। लेट्स एज्यूम the number of boys participated is x and the number of girls participated in the quiz is y। ठीक है, तो हमें पता है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पहला इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, x + y = 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन हमारा होगा नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर दैन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, x हैं, तो x से 4 ज़्यादा क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, यानी x + 4 = किसके बराबर है, नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर, जो कि हमने y एज्यूम किया है। तो x + 4 = y हो जाएगा। ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए। अब इन दो इक्वेशन को हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे और फिर इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास दो इक्वेशन है x + y = 10 एंड x + 4 = y। इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ हमने एक फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही दिखाया क्योंकि हमें सारे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स ही मिलेंगे यहाँ पर, तो मतलब पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स को ही हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिया है। अब हम क्या करेंगे कि x और y के कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले हम इक्वेशन 1 के लिए कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, x एंड y। अगर हम x की वैल्यू को 0 लेते हैं तो y हमारा 10 होगा। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं 0 और 10 वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो y हमारे पास 8 होगा। अगर हम x की वैल्यू 5 लेते हैं तो y भी हमारा 5 होगा। इस तरह से हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू 8 लें तो y हमारा 2 होगा। इस तरह से कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को हम यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी लेंगे। ये हमारा इक्वेशन 1 के लिए है और सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम इसी तरह लेंगे x और y। तो x + 4 = y है। अगर x की वैल्यू हम 0 लें तो y हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू हम 2 लें तो y हमारा क्या होगा, x की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो 2 + 4 = y हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी तरह हम x की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो y हमारे पास 8 होगा। अगर हम x की वैल्यू 6 लेते हैं तो y हमारे पास 10 होगा। तो ये कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो कि इस इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये इक्वेशन 2 के लिए हमने ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं। अब हम इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को इस पर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं हम x अगर 0 है तो y हमारा क्या है, 10 है। x अगर 0 है
x अगर 0 है तो y हमारे पास ये 10 है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा ये मिल गया। अगर x 2 यूनिट्स है तो y पर 8 यूनिट्स लेंगे। अगर x 2 यूनिट है तो इसके करस्पॉन्डिंग y पर हम कितना लेंगे, 8 यूनिट, यानी यहाँ पर हमारा कुछ पॉइंट आएगा, ये पॉइंट है हमारा 2 8, ठीक है। इसके बाद अगर हम x पर 5 यूनिट्स लेते हैं तो y भी हमारा 5 यूनिट्स आएगा, यहाँ कुछ आएगा हमारा एक पॉइंट 5 5। अगर हम x पर 8 यूनिट्स लेते हैं तो y पर 2 यूनिट्स आएंगे, यानी x पर 8 यूनिट तो y पर 2 यूनिट, 8 2, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये A है और ये B है। इसी तरह हम इक्वेशन सेकेंड के लिए भी करेंगे। अगर x पर 0 यूनिट्स है तो y पर कितना है, 4 यूनिट है। अगर x पर 0 है तो y पर 4 यूनिट, यानी एक ये पॉइंट हमारे पास आ गया 0 4, ठीक है। ये वाला हमारा पॉइंट था 0 10, ये हो गया हमारा 0 4। अगर x पर 2 यूनिट हम ले रहे हैं तो y पर हमारा क्या आ जाएगा, 6 यूनिट्स आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा हमारा 2 6, ठीक है। अगर x पर हम 4 लेंगे तो y पर 8, x पर 4 यूनिट तो y पर 8 यूनिट्स, कुछ यहाँ पर होगा हमारा। x पर 6 तो y पर 10, x पर 6 तो y पर 10 यूनिट्स, ठीक है। अब इन सारे जो ग्रीन पॉइंट्स हैं हमारे पास, जो कि इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने एक ये लाइन ड्रॉ किया है, इसको हम कह सकते हैं CD, ठीक है। अब हमें पता है कि सोल्यूशन हमारा कौन सा होगा। ये दोनों लाइंस जो है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों लाइंस। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये यहाँ पे सिर्फ एक ही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारे पास क्या होगा, एक ही यूनिक सोल्यूशन होगा इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के लिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो यूनिक सोल्यूशन है, ये कौन से पॉइंट को हम देखेंगे कि ये जो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही इसका सोल्यूशन है दोनों लीनियर इक्वेशंस के। तो हम देखेंगे कि ये पॉइंट जो है वो कौन से कोऑर्डिनेट्स को, तो अब इस पॉइंट से हम x एक्सिस और y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाल के देख लेते हैं कि कहाँ पर टच कर रहे हैं। तो जब हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं इस पॉइंट से, तो वो कहीं 3 पर आकर टच कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3। इसी तरह हम जब y एक्सिस पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 7 पर आकर टच कर रहा है, यानी इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो गया 7, ठीक है। तो ये जो हमारे लीनियर इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका क्या सोल्यूशन हो जाएगा, 3 7। तो हमने देखा था कि x कोऑर्डिनेट है हमारा यहाँ पर 3 और y कोऑर्डिनेट हमें मिल रहा है 7। हमने अपने क्वेश्चन में क्या अज्यूम किया था सोल्यूशन में कि नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, x हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ जो कि क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने हो जाएंगे, 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि क्विज में पार्टिसिपेट कर रही हैं वो हो जाएंगी 7, ठीक है। और हम चेक भी कर सकते हैं, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे थे, 10, ठीक है। अगर x में हम 4 ऐड करें, यानी 3 में अगर हम 4 ऐड करें तो वो किसके बराबर होगा, y के बराबर, जो कि नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो इस तरह से हम अपने सोल्यूशन को चेक भी कर सकते हैं, x और y की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके हम अपने सोल्यूशन को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो इसी तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में कुछ केसेस देखे थे। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो अगर उनका जो कोफिशिएंट्स होता है
उससे भी हम देख सकते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह का हमारा सोल्यूशन होगा। तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर पहला इक्वेशन है तो उसको हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, हमारे पास मान लीजिए एक ये लीनियर इक्वेशन है। दूसरा अगर लीनियर इक्वेशन है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगे, इसी फॉर्म में होंगे एक्स वाई, और ये तो कांस्टेंट टर्म होता है c1 एंड c2, और ये जो है a1 ये x का कोफिशिएंट है यहाँ पर, a2 यहाँ x का कोफिशिएंट है, इधर b1 y का कोफिशिएंट हो जाएगा और b2 यहाँ y का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो हमारे पास जब इस फॉर्म में एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होता है तो हम किस तरह उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था। अगर इन दोनों का कोफिशिएंट्स इस तरह से हम देखें, अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू होगा b1 बाई b2 के, इस तरह से अगर जो फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है a1 और सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है a2, इसी को हमने लिया है, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 बाई b2 के, तो इस तरह के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कैसे सॉल्यूशन होंगे। तो ये दोनों जो लाइंस होंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, इस तरह से एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो इस तरह से जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा जिसका a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तो ऐसे इक्वेशंस के वन यूनिक सॉल्यूशन होंगे, वन यूनिक सॉल्यूशन इसका होगा। ठीक है, इस तरह से अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हुआ तो वो दोनों लाइंस क्या होते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, और ऐसे लाइंस के वन यूनिक सोल्यूशन होते हैं। क्यों होते हैं? कि क्योंकि वो दोनों लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दूसरा आता है हमारे पास a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ पर c1 और c2 क्या है? इन दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह का हमारा फॉर्म मिल जाए हमें दोनों इक्वेशंस के लिए, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, अगर इस तरह से हो जाए तो वो इक्वेशन कैसे लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस को, कोइंसिडेंट लाइंस को। ठीक है, यानी ये लाइंस क्या होते हैं? एक के ऊपर एक ओवरलैप किए हुए रहते हैं ये लाइंस। मीन्स अगर हमारे पास एक ये लाइन है, एक इक्वेशन जो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन, तो दूसरे इक्वेशन को भी यही लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हो, अगर दोनों लाइंस आपस में कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएं, तो ऐसे लाइंस के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस? क्योंकि हर एक पॉइंट पर ये दोनों लाइंस आपस में क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे पर ही ओवरलैप्ड हैं। तो ऐसे केस में इन दोनों लाइंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। थर्ड केस हमारे पास आता है जिसमें है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन ये नॉट इक्वल टू होता है c1 बाई c2 के। तो ऐसे केस में जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये क्या होता है? ऐसे लाइंस क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस होते हैं, पैरेलल लाइंस होते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस होते हैं, यानी कि इनफाइनाइट तक भी अगर हम जाएं तो दोनों लाइंस के बीच में क्या होता है? एक ही डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ रहता है। ये दोनों लाइंस आपस में कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे लाइंस के नो सॉल्यूशन होते हैं, ऐसे लाइन के नो सॉल्यूशन होते। क्यों होते हैं नो सॉल्यूशन? क्योंकि ये लाइन कभी भी कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी इन दोनों लाइंस में कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो ऐसे लाइंस के नो सॉल्यूशन होते हैं। तो ये जो हमारे तीन केसेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हमें इसमें क्या होता है ना कि हमें सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन को, हम ऐसे ही कोफिशिएंट्स होते हैं तो ऐसे ही हम करके देख लेंगे सारे को।
ऐसे ही हम निकाल कर देख लेंगे कि किस केस में वो बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है। अगर वो इस तरह का है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो वो दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे और इंटरसेक्टिंग लाइंस के वन सोल्यूशन होंगे यूनिक। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो रहा है, तो ऐसे लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होंगे और उनके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। अगर a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो ऐसे लाइंस क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे और पैरेलल लाइंस के कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे, नो सोल्यूशन होगा। लोगों को देखना है, क्या क्या जानना है अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।